माधुरी गुप्ता है और हम स्विट्जरलैंड के संविधान के बारे में अध्ययन कर रहे थे और उसमें हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो साधन हैं उनके बारे में देख रहे थे। और इससे पहले हमने जनमत संग्रह के बारे में अध्ययन किया था और अब आज हम उसके गुणों के बारे में पढ़ेंगे कि जनमत संग्रह से के क्या गुण हैं। पहला ये है कि जनमत संग्रह के द्वारा एक तो जनता की जो वास्तविक इच्छा है वो हमें पता चल जाती है। और बोंजर ने भी कहा है कि जनमत संग्रह को राजनीतिक स्थिति जानने का सर्वश्रेष्ठ बैरोमीटर कहा है, यानी जनता क्या चाहती है उसके बारे में राजनीतिज्ञों को पता चल जाता है। दूसरा है कि लोकप्रिय संप्रभुता का जो सिद्धांत है वो जनमत संग्रह द्वारा ही मूर्त रूप धारण करता है। लोकप्रिय संप्रभुता का अर्थ है कि जनता क्या चाहती है, जनता के क्या विचार हैं, इस संबंध में अगर उसको वास्तविक रूप में परिणित करना है तो जनमत संग्रह उसका मूर्त रूप उसको प्रदान करता है। जनता की इच्छाओं को मूर्त रूप प्रदान करने का कार्य जनमत संग्रह द्वारा किया जाता है। तीसरा है कि जनमत संग्रह के द्वारा राजनीतिक जो दल हैं उनका महत्व कम हो जाता है और संकीर्ण दलीय मनोवृत्ति कम होती है, यानी कि जो जनता है वो अपनी बात जो राजनीतिज्ञ हैं, जो विधायिका है, वहाँ तक पहुँचा देती है और जो दूसरे दल होते हैं, जो विपक्ष होते हैं, उनके द्वारा बात पहुँचाने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी जो मध्यस्थ है उनकी भूमिका या राजनीतिक दलों की भूमिका इसमें कम हो जाती है। चौथा है कि स्विट्जरलैंड में जनमत संग्रह द्वारा व्यवस्थापिका की निरंकुशता पर भी नियंत्रण रखा जाता है, क्योंकि व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है उस पर कार्यपालिका के पास में वीटो शक्ति नहीं है, यानी कार्यपालिका को उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने ही होंगे। तो ऐसी स्थिति में अब विधायिका को कैसे नियंत्रित किया जाए, तो उसके लिए जो वास्तव में देखें तो वीटो पावर है वो जनता के पास है, यानी जनता उनके बनाए गए विधेयकों को अस्वीकार भी कर सकती है और स्वीकार भी कर सकती है। तो यानी कार्यपालिका के वीटो की जगह यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र होने के कारण वह वीटो पावर जनता के पास में है। पांचवा है जनमत संग्रह की व्यवस्था शासकों व नागरिकों के बीच निकटतम संपर्क स्थापित करती है। जनमत संग्रह के द्वारा जो नागरिक और शासक हैं वो अपने विचारों को आपस में एक दूसरे के साथ में, जो नागरिक हैं उनकी जो समस्याएं हैं वो अपने विचार वहाँ के राजनीतिज्ञों तक पहुँचाते हैं, शासकों तक पहुँचाते हैं, तो इसलिए उनमें निकटतम संपर्क बना रहता है। ये नहीं है कि और जो प्रत्यक्ष शासन होते हैं वहाँ पर वो वोट में लेना होता है तब तो उनके संपर्क में रहते हैं, अन्यथा 5 सालों तक उनके संपर्क में भी वो नहीं आते हैं। अगला है जनमत संग्रह की व्यवस्था के कारण विधायिका सदैव सतर्क एवं सावधान बनी रहती है, क्योंकि वहाँ जनता जागरूक है, जनता स्वयं कानून बनाती है, उसका मसौदा तैयार करती है। तो ऐसी स्थिति में विधायिका को सदैव सतर्क और सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि वो कोई भी कानून बनाएंगे अगर वो उनके हितों के विपरीत है तो वो उसको नकार भी सकती हैं। अब जनमत संग्रह के बहुत सारे गुण हैं, तो हमें देखने में लगता है कि हाँ, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनमत संग्रह ऐसा साधन है जिसके द्वारा कि जनता स्वयं अपने लिए कानूनों का निर्माण करती है, लेकिन इसके कुछ दोष भी हैं। पहला है जनमत संग्रह के कारण विधायिका की प्रतिष्ठा घट जाती है, क्योंकि हम विधायिका को उस रूप में देखते हैं कि हमारे लिए कानून बनाने का कार्य विधायिका करती है, लेकिन जब ये कार्य जनता स्वयं करती है तो विधायिका के प्रति जो प्रतिष्ठा है, जो उसकी मान है, सम्मान है, वो कम हो जाता है। विधायिका के जो सदस्य हैं वो भी अपने विधायी कर्तव्यों के प्रति उदासीन हो जाते हैं और वे विधि निर्माण में कम रुचि लेने लगते हैं, क्योंकि वो कोई भी कानून बनाएंगे जब तक जनता उसे स्वीकार नहीं करेगी वह कानून के रूप में परिणित नहीं होगा, तो इस कारण वे उदासीन हो जाते हैं। और ड्यूप्स ने भी कहा है कि जनमत संग्रह के कारण विधायिका परामर्शदात्री संस्था के रूप में रह जाती है, कि वो परामर्श देने का कार्य करती है, जनता उसको स्वीकार करे या न करे। दूसरा है जनमत संग्रह द्वारा अंतिम उत्तरदायित्व जनमत पे डाला जाता है, जो कि यथार्थ में अमूर्त है, यानी कानून तो बना लिया जाता है लेकिन जनमत संग्रह द्वारा जब तक जनता स्वीकार नहीं करेगी जब तक वह लागू नहीं होगा। तीसरा है विधि निर्माण इतना जटिल कार्य है कि जिसे सामान्य जनता उसे नहीं समझ पाती है, क्योंकि हमें पता है विधि निर्माण कार्य इतना आसान नहीं होता है, उसके बहुत सारे पहलू होते हैं, उसमें कुशल विशेषज्ञ होते हैं, कुशल राजनीतिज्ञ होते हैं जिन्हें बहुत समय की राजनीति का अनुभव होता है, तो वो उस कानून का निर्माण करते हैं कि उसका भूत में, भविष्य में, वर्तमान में क्या प्रभाव होगा, तो वो सब अध्ययन करके बनाते हैं, जबकि सामान्य जनता में इतनी समझ या कुशलता नहीं होती है कि वो कानून को इतनी कुशलता से बनाए। आगे है जनमत संग्रह में विधेयक के संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि उसमें कोई विधेयक या तो स्वीकार किया जाता है
या अस्वीकार होता है, रद्द हो जाता है। जो विधायिका द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उसमें संशोधन होता है ताकि उसमें कोई कमी रह जाए उसको पूरा कर दिया जाए। लेकिन जनता के सामने जो कानून रखा जाता है या तो उसको जनता स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है। अगला है, बार बार मतदान में भाग लेने से जनता को भी मतदान में अरुचि हो जाती है, क्योंकि वहाँ कोई भी कानून बनता है तो उसके लागू होने के लिए जनमत संग्रह होता है। तो ऐसी स्थिति में बार बार मतदान करने में जनता को भी अरुचि हो जाती है और वह भी जनमत संग्रह के प्रति उदासीन और लापरवाह हो जाती है, यानी वो इतनी तत्परता से कार्य करती नहीं दिखाई देती है। तो ये जनमत संग्रह के गुण और दोष हैं कि उसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। आगे जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन है वो है आरंभक। आरंभक को हम कहते हैं इनिशिएटिव। अब ये संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत केवल संविधान के संशोधन या पुनरीक्षण के संबंध में आरक्षण की व्यवस्था, आरंभक की व्यवस्था की गई है। कहने का अर्थ है कि संघीय व्यवस्था वहाँ पर है और संविधान में संशोधन करना हो या संविधान का कोई पुनरीक्षण करना हो तो उसके संबंध में आरंभक की व्यवस्था की गई है। साधारण कानूनों के संबंध में नहीं है। साधारण कानून के संबंध में जनता को आरंभक का अधिकार नहीं दिया गया है। आरंभक के द्वारा जनता को यह अधिकार दिया जाता है कि वह किसी विधेयक का प्रारूप तैयार करे अथवा प्रस्ताव के रूप में विधानमंडल से इस बात की मांग करे कि या तो विधानमंडल उसके प्रस्ताव के आधार पर कानून का निर्माण करे या उस पर जनमत संग्रह किया जाए। यानी जनता के द्वारा ये आरंभक के अधिकार का प्रयोग किया जाता है। या तो वो विधेयक का प्रारूप तैयार कर लेती है और विधानमंडल से मांग करती है कि वो उस विधेयक के प्रस्ताव के अनुसार कानून का निर्माण करे या फिर वो जनमत संग्रह किया जाए। इस प्रकार आरंभक से अभिप्राय है कि जनता को विधि निर्माण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार, यानी जनता संविधान के संशोधन के संबंध में विधि निर्माण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है और यह अधिकार उसे संविधान के द्वारा प्राप्त होता है। अब यह जो अधिकार है वह स्वीकारात्मक अधिकार है जिसके परिणाम सकारात्मक होते हैं, अर्थात जनता किसी भी संविधान संशोधन के संबंध में जो प्रस्ताव या प्रारूप तैयार करती है और जो इसकी जो स्थिति है वो जनमत संग्रह की भांति अर्ध सप्तावस्था में नहीं है। यानी जनता को उन विधियों के निर्माण करने का अधिकार प्रदान किया जाता है जिन्हें वह वांछनीय अथवा देश हित में आवश्यक समझे तथा जिन्हें विधायिका ने प्रस्तुत न किया हो। यानी इसमें जनता को अधिकार दिया जाता है, यह स्वीकारात्मक अधिकार है और जनता जिन्हें लगे कि किसी विषय पर कानून बनना चाहिए था और देश हित के लिए आवश्यक है और विधायिका ने उसे अब तक नहीं बनाया है तो इस विषय में यह कानून बनाने का अधिकार जनता को प्राप्त होता है। धन्यवाद। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है।